चलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर रखा था और आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशंस। ठीक है, ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन रिलेशन का इस्तेमाल आप फास्ट कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं डिफरेंट रिलेशन। वैसे 7 रिलेशंस हैं जिसमें से फर्स्ट रिलेशन हम आपको देने वाले हैं। पहला क्या है? पहला है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, यही आज हम लोगों को डिस्कस करना है। अब याद कीजिए आप प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेंथ पढ़ रखा है, मोलैरिटी पढ़ रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको बता दीजिए स्ट्रेंथ क्या था। स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ को हम लोगों ने यस से लिखा था और यस क्या था? WA/V × 1000। चेक करो, और वॉल्यूम किस में था? ml में था। ये WA × 1000/V in ml एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ का फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जरा देखिए, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला बताओ जरा। WA/MA × 1000 V in ml। ये याद है? WA/MA × 1000/V in ml। ये रिलेशन हो गया, ये फार्मूला हो गया सेकंड। मोलैरिटी का हो गया ये फार्मूला। अब क्वेश्चन में आपसे क्या होता है? क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है और स्ट्रेंथ पूछ लेता है, या स्ट्रेंथ गिवन है मोलैरिटी पूछ लेता है। तो दोनों के रिलेशन से हम लोग क्वेश्चन को बहुत क्विक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला आपके सामने है, रिलेशन आप डिराइव कर सकते हैं। क्या? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, एनी हाउ हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने किया इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखो LHS क्या है? S, और लेफ्ट साइड का इसका आपको पता है मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते थे हम लोग, तो S/M हो गया। अब बताइए, WA से WA कैंसिल होगा, V से V कैंसिल होगा, 1000 से 1000 कैंसिल होगा और MA ऊपर जाएगा। तो वेरी सिंपल, ये MA हो गया। आप इसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो S = M × MA एंड दिस इज योर रिलेशन। इक्वेशन थर्ड हो गया। तो आप देखेंगे, तो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है और मोलर मास आप फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपका आ जाएगा। और अगर स्ट्रेंथ गिवन है और मोलर मास आपको दिया हुआ है तो मोलैरिटी आप निकाल लेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल होता है जिससे हम लोग ये सीख पाएंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है, चलो, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो, क्या है न्यूमेरिकल के लिए? जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन है ये क्या? इफ सेमी मोलर ग्लूकोज solution, if semi-molar glucose solution is given, then find out its strength. तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। बताओ मोलैरिटी कितनी है?
दैट इज m कितना है, सेमी मोलर। हमने आपसे बोला था सेमी मोलर क्या होता है, जिसमें मोलैरिटी कितना होता है, m/2, m/2। तो मोलैरिटी हो गई m/2। चलो m मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको चाहिए क्या, स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ हमको चाहिए, ये स्ट्रेंथ। अच्छा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, जल्दी से देखो C6H12O6। अब इसका मोलर मास निकाल लो आप। मोलर मास कितना होगा, 12 × 6, याद करो कार्बन का 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास हो गया। अब हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, स्ट्रेंथ निकालना है और हमको मोलर मास पता लग गया। तो व्हाट इज द रिलेशन, स्ट्रेंथ क्या था, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ निकालना है, मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास है 180 और मोलर मोलैरिटी कितनी है 1/2 और यम कितना है 180, तो ये हो गया 90 ग्राम पर लीटर। याद रखिएगा ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इतने स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन हम लोग बनाते नहीं हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, बट चूंकि हमको आपको सिखाना है, एक रिलेशन सिखाना है, तो हमने एक फ्रेम्ड क्वेश्चन लिया, हमने तुरंत वैल्यू सेट किया और ऐसा आ गया। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही, तो इससे हमारा रिलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन हुआ स्ट्रेंथ और मोलैरिटी से। ठीक है, आगे चलें। तो फर्स्ट रिलेशन, जो 7 खतरनाक रिलेशन होते हैं जो हम आपसे बार बार बोलते हैं, उसमें से पहला रिलेशन यही है, क्या, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अब हम दूसरा रिलेशन आपको देते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच रिलेशन। ठीक है, तो जल्दी से देख लो आप। अभी अभी आप बोले थे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला WA × 1000 अपान V इन ml, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलो नॉर्मेलिटी क्या थी, जल्दी से बताओ, WA अपान EA × 1000 अपान V इन ml, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये था, नॉर्मेलिटी में ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये था, जहाँ पर EA क्या है, इक्विवेलेंट मास है, WA क्या है, मास है। ठीक है, तो चलो हम दोनों में रिलेशन लेना चाहते हैं, तो रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही बातें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यस अपान एन कर दो, यस अपान एन इज इक्वल्स टू, जल्दी से बोलो, WA से WA कटा, V से V कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या बचेगा EA, और ये EA ऊपर जाएगा, EA हो गया। तो बता दीजिए स्ट्रेंथ क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। अब देखो कितना आसान है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। अगर हमको मोलैरिटी के बीच करना हो तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास हम लोग लगभग
12 से 13 मेथड ऐसे होते हैं, 12 to 13 मेथड्स हैं जिससे हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और इसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है 11th में, जब हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो जब हम लोग 11th के लेक्चर्स यूट्यूब पे डालना शुरू करेंगे तो उस समय हम आपको मेंशन कर देंगे और इक्विवेलेंट मास उस समय आप डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा उस लेक्चर से, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात आपको बता देंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। डिटेल में हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, आप 11th का नोट्स उठा के देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, वेयर EA is equals to equivalent mass of solute, equivalent mass of solute। अब इक्विवेलेंट मास के लिए आप क्या कह सकते हो, मोलर मास अपान n फैक्टर। ये n फैक्टर बताए थे आपको 11th में, ये फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट मास निकालने का, ठीक है। अब n फैक्टर क्या है, n फैक्टर में एक तो हम लोग पढ़ते थे एसिडिटी, याद आ रहा है, एक हम लोग पढ़ते हैं बेसिसिटी, याद आ रहा है, एक हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और एक हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई पर मॉलिक्यूल। तो ये n फैक्टर है, इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th वाले लेक्चर में, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास अगर हमको मिल गया और हमको नॉर्मेलिटी गिवन है तो हम स्ट्रेंथ अपने आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ पर, ठीक है। नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पे कर लिया, उसी तरह से नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ पे कर लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप इसको फूंक मारोगे और क्वेश्चन तुरंत निकल आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। तो अब जरा देखिए, अब ये बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम जब बोलते थे डेसी मोलर तो m/10 होता था, अब हम बोल रहे हैं डेसी नॉर्मल तो क्या होगा n/10। तो सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी कितनी है, सॉल्यूशन इसका चेक करते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखो, क्या डेसी नॉर्मल का मतलब आपकी जो नॉर्मेलिटी है वो हो गई 1/10 या n/10, ठीक है, डेसी नॉर्मल। अब जरा देखो सॉल्यूट क्या है, NaOH। NaOH का मोलर मास बताओ आपको पता है सोडियम 23 और ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो ये 40 हो गया, 40 ग्राम पर मोल हो गया। अब बताओ NaOH क्या है, बेस है, तो n फैक्टर क्या होगा, कितने OH निकल सकते हैं बताओ भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ते हो तो Na प्लस OH माइनस रिप्लेसेबल OH आयन कितने हैं 1, तो n फैक्टर कितना हो गया था 1, n फैक्टर आपका 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लो आप,
इक्विवेलेंट मास कितना, मोलर मास बताए थे आपको, मोलर मास अपान एन फैक्टर, मोलर मास कितना लाए हो आप 40 और एन फैक्टर कितना है 1, तो 40 हो गया। जो इसका मोलर मास है वह उसका इक्विवेलेंट मास आ रहा है। अब अगर हमको स्ट्रेंथ निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। जल्दी से देखो, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी है दिया हुआ है 1/10 और इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास है आपका 40। देखो जरा तो कितना आ गया 4 ग्राम पर लीटर, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो इतना तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो आप सीधे वैल्यू रखेंगे भाई, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये सारी बातें तो ओरल आप कर सकते हैं माइंड में, ये तो हम आपको सिखाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, एक स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में पढ़ लिया और दूसरा स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में पढ़ लिया। ठीक है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू मोलर मास। ये दो रिलेशन हम लोगों के माइंड में हमेशा जब भी हो, हमारे डीएनए में ये रहना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दिया हो तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, जब भी आपको नॉर्मेलिटी दिया हो और स्ट्रेंथ पूछे तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का हो गया है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का देख लेते हैं। बहुत सिंपल रिलेशन है ये सब। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जरा आप बताएं। यस, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WA अपान EA इंटू 1000 अपान V इन ml। यस, समझ रहे हैं आप। मोलैरिटी जरा चेक कीजिए, मोलैरिटी क्या थी, WA अपान MA इंटू 1000 अपान V इन ml। ये नॉर्मेलिटी और ये मोलैरिटी हो गई आपकी। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन ले लो, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, नॉर्मेलिटी अपान मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी अपान मोलैरिटी। जरा देखिए तो क्या, WA से WA कट जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल होगा, V से V कैंसिल होगा, और जरा देखिए ये MA ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। आप इसको बहुत सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं, MA अपान EA, ये रिलेशन है आपको। और इसी MA अपान EO को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने बोला है N फैक्टर, यही है N फैक्टर जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जल्दी से देखो, N अपान M, नॉर्मेलिटी अपान मोलैरिटी इक्वल्स टू N फैक्टर को फैक्टर हम हटा करके N लिख दे रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर रिलेशन। ये थर्ड खतरनाक रिलेशन है। दो खतरनाक रिलेशन हम लोग स्ट्रेंथ मोलैरिटी, स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी में पढ़े थे, और जो थर्ड रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। और आपको बताएं, इस रिलेशन को हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं? आप पूछेंगे सर यहाँ पर फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसका इस्तेमाल अभी हम लोग आगे करेंगे, सॉल्यूशन में भी आएगा। नॉर्मेलिटी दे देगा, मोलैरिटी का यूज कराएगा। जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे तो वहाँ नॉर्मल सॉल्यूशन देगा और कहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो नॉर्मेलिटी की हेल्प से अगर मोलैरिटी निकालना है तो ये सबसे बेटर फॉर्मूला होगा आपके लिए। ठीक है, और फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वहां पर ये रिलेशन फिर से एज इट इज यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। चलें आगे। अब ईएन फैक्टर तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीख लिए थे। अब इस पे अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए एक आध, तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। जैसे हम आपसे कह दें, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.01 m H2SO4, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चेक करो जरा, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसको जानते हैं, चैम्बर एसिड हम लोग इसको आगे कहेंगे, किंग ऑफ केमिकल इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हमसे कह रहा है नॉर्मेलिटी बता दो और मोलरिटी गिवन है, तो सबसे पहले अपना सॉल्यूट पहचानो आप। सॉल्यूट में क्या है, H2SO4। बताइए ये एसिड है कि बेस? कुछ लोग बेस कह रहे हैं, अरे बेवकूफ़, ये बेस नहीं है, ये एसिड है, ठीक है। जरा देखो, समझो जरा। अब इसमें एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बताए थे जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे वही एन फैक्टर होता है। इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। तो एन फैक्टर 2 हो गया। मोलरिटी कितने गिवन है, जल्दी से बता दो। 0.01 है। और आपको पता क्या करना है, नॉर्मेलिटी। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से करेंगे, रिलेशन से करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या, एन टाइम्स ऑफ मोलरिटी। एन टाइम्स ऑफ मोलरिटी, जल्दी से बता दो। एन कितना है, 2, मोलरिटी कितना है, 0.01। एल के जी का ये कैलकुलेशन है। अब 0.02 नॉर्मल, ये आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर फंसाने वाला क्वेश्चन क्या आएगा, इतना नॉर्मेलिटी मोलरिटी हम लोग पढ़े रहेंगे, अगर एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एक क्वेश्चन जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए, ये देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, तभी यहाँ पर वहाँ पर पढ़ेंगे इसको। अभी का जो क्वेश्चन है जरा चेक करो। जैसे हम आपसे कह दें, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.01, वही डिजिट हम ले रहे हैं, 0.01 m ऑफ H3PO2। अब नॉर्मल बच्चे लोग क्या कॉन्सेप्ट बनाए रखते हैं कि किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन दिखें वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। लेकिन याद कीजिए, ये बहुत स्पेसिफिक एसिड है, इसको हम आपको बता चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। क्या, जिस बच्चे ने इसका एन फैक्टर 3 लिया, तुरंत वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एन फैक्टर इसका पहचानने के लिए इसके स्ट्रक्चर में चाहिए, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका। ये देखो, ये H3PO2 है, ये इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस। और हमने आपको सिखाया था कि किसी ऑक्सी एसिड में फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की अगर बात करो तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना दो, एक ऑक्सीजन लेकर के P डबल बॉन्ड O बना दो। एक ऑक्सीजन अगर आपने ले लिया तो कितना ऑक्सीजन बचा, जल्दी से बोलो, एक बचा कि 2 बचा? अरे 2 ही है, तो एक ले लिया आपने, एक ही तो बचा, सिंपल कैलकुलेशन। अब बताइए, एक ऑक्सीजन रह गया और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को लेकर के OH बना दो। क्या बना दो, OH। चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो 7 हो गया, उसकी एक वैलेंसी खाली है। फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, OH। अब आपको पता है फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है, तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन हैं फास्फोरस के पेंटावैलेंट को कंप्लीट करने के लिए आप जोड़ दीजिए। एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। अब आप यहाँ पे जरा देखिए, चेक कीजिए क्या, कि ये बेसिसिटी कितनी है इसकी, ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी। तो आपने कहा था कि जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। और आपने यही तो बोला था, बेसिसिटी ही तो होता है एन फैक्टर। तो अब जरा देखो, जिन स्टूडेंटों ने
n फैक्टर 3 ले लिया, वो आंसर गलत हो जाएगा। n फैक्टर यहाँ कितना आने वाला है, n फैक्टर आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1। अब n फैक्टर आपको मिल गया 1, मोलैरिटी आपको गिवन है, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या कहोगे, n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। n जल्दी से बता दो, n फैक्टर है 1 और मोलैरिटी है 0.01, तो आप कहेंगे 0.01। मतलब जो इसकी मोलैरिटी आ रही है वही इसकी जो इसकी मोलैरिटी थी वही इसकी नॉर्मेलिटी भी थी। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और ये मोलैरिटी का रिलेशन था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इस रिलेशन का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, और देखते हैं, तो ये देखो n नॉर्मेलिटी आ गई, तो ये हमारे पास 3 रिलेशन हो गए। अब ये रिलेशन आप इस तरह से देख लीजिए, सारे रिलेशन को हम एक साथ कर देते हैं। जो 3 रिलेशन आपके पास हैं इनको आप चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये सब। ठीक है, इनको देख लीजिए। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन तो आपने ये ले लिया, नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। दूसरा रिलेशन आपको जो मिला वो क्या मिला, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, याद है आपको। तीसरा आप पढ़े थे नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ m, जहाँ पर n क्या है आपको आना चाहिए, n है n फैक्टर है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। इस पे न्यूमेरिकल आप जाके कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आप इन फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे हम एक आध न्यूमेरिकल आपको और कराएं, अच्छा कुछ पीछे की बातें रिवाइज कर लो। इधर थोड़ा सा क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड होने में दिक्कत हो रही थी, नेट चल नहीं पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब रेगुलर इंटरवल पे डालते रहेंगे, कंटिन्यू डालते रहेंगे। ठीक है, तो इस पे ज़रा बताइए, स्ट्रेंथ याद कीजिए, स्ट्रेंथ में वॉल्यूम होता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी में भी वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, बताओ। वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम नहीं होगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जल्दी से बताओ, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होता है, तो जहाँ वॉल्यूम वहाँ टेम्परेचर। याद करो चार्ल्स लॉ, हम लोग 11th में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, अब बताओ स्ट्रेंथ की यूनिट क्या थी, ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या थी, इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब आपको स्ट्रेंथ दे दे, नॉर्मेलिटी निकाल लो, मोलैरिटी दे दे, स्ट्रेंथ निकाल लो, स्ट्रेंथ दे दे, मोलैरिटी निकाल लो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट और जो आप लोग भूल गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी चेक कर लो आप। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने आपसे बताया था, याद करो 11th में वॉशिंग मशीन सिखाया था आपको। क्या सिखाया था, वॉशिंग मशीन, दैट इज W/M, वॉशिंग मशीन से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप। अब अगर हमको सॉल्यूट डिफाइन करना है तो A फॉर सॉल्यूट और B फॉर क्या बताए हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स W/M, तो एक फार्मूला ये हो गया, बहुत यूज है इसका। आगे हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब मोल्स होता ही है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए। और फिर एक फार्मूला और आप पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N/Na, याद आ रहा है, अन्ना वाला फार्मूला सिखाए थे आपको। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और तीसरा एक और बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला, आप याद आ रहा हो कि नहीं बताइए, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले। भाई मोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो आपको मोल्स निकालना पड़ेगा,
और मोल्स निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको पता ही है, ये फार्मूला भी आना चाहिए, ये फार्मूला भी आना चाहिए। कभी कभी आपसे इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।